बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 सेल साइकिल। कल हमने किया था मियोसिस और मियोसिस की इम्पोर्टेंस। आज हमने करना है मियोटिक एरर्स, यानी कि मियोसिस के प्रोसेस में जो एरर आते हैं उसकी वजह से क्या क्या डिजीज़ जो है ह्यूमन में शो होती हैं। मियोटिक एरर्स में असल में नॉन डिस्टिंक्शन होती है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं उसके बाद उनकी कियाज़मेटा फॉर्मेशन होती है, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज करने के बाद बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्रोमोसोम सेपरेट हुए बगैर ही जो है वो एक पोल जो है सेपरेट पोल्स पे मूव कर जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, यानी कि उनमें पूरे का पूरा पेयर ही चला जाता है। इस वजह से जिस जगह पेयर चला जाता है उस जगह पे क्रोमोसोम्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और जिस जगह पे उसकी क्रोमोसोम जो है जिसने हाफ मूव करना था, हाफ जो क्रोमोसोम है एक पोल की तरफ जाते हैं, हाफ जो है वो दूसरे पोल की तरफ मूव करते हैं। जब वो क्रोमोसोम का पेयर ही एक तरफ चला जाएगा तो उसका मतलब उसमें एक साइड पे क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो जाएगी एक गैमेट में, और दूसरा जो है उसमें उसकी कमी हो जाएगी। तो इस तरह की इससे जो है क्रोमोसोम नॉन डिस्जंक्शन की वजह से बहुत से ह्यूमंस में एरर काज होते हैं, जो कि फिजिकली, मेंटली और बहुत सी डिजीज काज करते हैं। मियोसिस एक ऑर्डरली प्रोसेस फिनोमेना होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि हर फेज जो है वो कम्प्लीटली फिनिश होनी चाहिए, और उसके बाद जो है नई फेज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात अगर किसी पॉइंट पे कोई एरर आ जाए, यानी कि जो कोई फेज अगर कंप्लीट ये फिनिश ना हो पूरे तरीके से, तो उसका रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ ह्यूमंस में शो होती हैं। इनमें से एक एबनॉर्मेलिटी दैट इज़ द नॉन डिस्जंक्शन, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। एनाफेज और टीलोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, तो इस वजह से इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती क्रोमोसोम की अमंग द डॉटर न्यूक्लियाई। अब डॉटर न्यूक्लियाई में मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि कुछ में क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि वो सेपरेट नहीं ना होते क्रोमोसोम। जब सेपरेट नहीं होते तो एक साइड पे हम कहेंगे एक पोल में क्रोमोसोम ज़्यादा चले जाएंगे, दूसरी साइड पे जहाँ पे वो नहीं, जिसने हाफ मूव करना था वहाँ नहीं के, तो एक समझ लें खाली रह जाएगा, उससे उस एक तरफ क्रोमोसोम की तक कमी हो जाएगी, दूसरे साइड पे जो है क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह क्या है? नॉन डिस्जंक्शन। क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं होते। इसी वजह से जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनमें क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से एबनॉर्मेलिटीज शो होती हैं, जिसके रिजल्ट में या तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से फिजिकल, सोशल और मेंटल डिसऑर्डर शो होते हैं। ये नॉन डिस्जंक्शन जो है हमारे बॉडी के सेल्स में यानी कि सोमैटिक सेल्स में, ऑटोसोम में भी हो सकती है, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ऑटोसोम्स जो हैं उनमें भी हो सकती है ये नॉन डिस्टिंक्शन। और इंसेक्ट क्रोमोसोम में भी, सेक्स क्रोमोसोम में भी ये नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो शो हो सकती है। फर्स्ट आ जाती है डाउन सिंड्रोम, जिसे मोंगोलिज्म भी बोलते हैं। ये एक ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन है। ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन यानी कि हमारे सेक्सुअल सेल्स के अलावा बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स जो होते हैं वो ऑटोसोमल्स क्रोमोसोम्स होते हैं और ऑटोसोमल सेल्स होते हैं। ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन में ह्यूमन में जिसमें 21st पेयर जो है क्रोमोसोम का वो सेपरेट नहीं होता, और उसके रिजल्ट में जो गैमेट्स हैं 24 क्रोमोसोम्स पे कंसिस्ट करते हैं। जब ये 24 होने कितने चाहिए थे, जब मैं बताया हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो कितने होते हैं 23 एक साइड पे, 23 एक साइड पे हो जाएंगे ना। लेकिन बाज़ औक़ात जो है हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम में, जब ऑटोसोमल सेल्स में जब नॉन डिस्टिंक्शन होती है, और ये नॉन डिस्टिंक्शन होती कि कहाँ पे, 21st जो पेयर है, यानी कि 21st पेयर ने सेपरेट होना है, हाफ क्रोमोसोम मूव करने हैं, उसमें से जो 21st पेयर है क्रोमोसोम का वो पूरे का पूरा ही एक साइड पे चला जाएगा, जिसकी वजह से उस डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो जाएगी।
24 हो जाएगी। जब ये वाला गैमेट फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो उसके रिजल्ट में जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, तो नए इंडिविजुअल में ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। लेकिन जब ये वाला गैमेट नए इंडिविजुअल में मूव करेगा तो उसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 47। 2n जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस, जो नॉर्मल नंबर होता है क्रोमोसोम का डिप्लॉइड, +1 यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें मूव कर जाएगा जो कि 21st पेयर है क्रोमोसोम का। उसमें 47 है। 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होगा कि 2n क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉयड, और उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो 21st पेयर वाला क्रोमोसोम जो मूव करने की वजह से 47 हो गए। अब इसमें असल में हुआ क्या? नॉन डिस्जंक्शन हुई है। ये नॉन डिस्जंक्शन अकर इन द ओवा, यानी कि एग सेल में भी हो सकती है। और ये जो है नॉन डिस्जंक्शन का प्रोसेस, ये असल में एज पे डिपेंड करता है, एज ऑफ द मदर। और इसके अलावा ये जो चांसेस होते हैं डॉटर सेल में, या जो टीनेजर मदर्स होती हैं उनमें डाउन सिंड्रोम जो है 1000 में से 1 में ये डिजीज़ हो सकती है। यानी कि जिनकी छोटी एज में ही शादी जिस तरह हो जाती है, हम कहते हैं टीनेजर मदर जो होती हैं, उनमें इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी कि 1000 में से कोई एक जिसका जो है वो एबनॉर्मलिटी उसमें शो होगी। और अगर 40 ईयर ओल्ड मदर है, यानी कि लेट जिन लोगों की फीमेल्स जो लेट जिनकी होती है मैरिड, उनमें अगर 40 ईयर्स ओल्ड मदर्स हैं तो उसमें उसके चांसेस जो हैं 100 में से 1 चांस होता है। यानी कि 100 में से 1 चांस होता है। अगर ओल्ड ईयर में शादी हुई है, ओल्ड मदर हैं, और अगर टीनेजर मदर हैं तो उसके चांसेस जो है 1000 में से 1 होता है। और इसी तरह जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके चांसेस जो है वो बढ़ते रहते हैं। जिस तरह 45 जो है रिस्क बढ़ता है। अगर 45 एज है तो यही रिस्क जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। अब इसमें अब नॉर्मलिटी में कौन कौन से सिम्टम कैसे होते हैं जिसे पता चलता है? दैट इज द मोंगोलिज्म। जो इंडिविजुअल ये डॉटर और जो डॉटर होते हैं, जो नए प्रोजनी प्रोड्यूस होती है, एक तो ये होता है कि उसका फ्लैट होता है, ब्रॉड फेस, फ्लैट और ब्रॉड फेस होता है। स्क्वेंट आईज होती हैं, जिसमें भेंगी हम कहते हैं आंखें होती हैं, और उन आंखों के कॉर्नर जो हैं वो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। और प्रोट्रूडिंग टंग होती है, यानी कि जिस तरह जो पागल बच्चे होते हैं जिनके मुंह से सलाइवा निकलता रहता है, जुबान बाहर होती है। प्रोट्रूडिंग टंग, इनकी जुबान जो है वो बाहर मोस्टली निकाल के रखते हैं। मेंटली जो है वो रिटार्ड होते हैं, यानी कि बहुत स्लो होता है दिमाग, इनका काम नहीं करता। और डिफेक्टिव होती है डेवलपमेंट के नर्वस सिस्टम में। ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन जो है वो 21st क्रोमोसोम पे होती है, जिसके रिजल्ट में जो है मोस्टली अबॉर्शन हो जाती है या डेथ हो जाती है अर्ली ही एज में। यानी कि जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसी दौरान, यानी कि उसकी बर्थ से पहले ही उसकी अबॉर्ट हो जाता है। दूसरा आ जाता है लाइनी फिल्टर। लाइनी फिल्टर जो है वो एक सेक्सुअल क्रोमोसोम, एडिशनल क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम है। जैसे हमारी बॉडी में 22 पेयर जो हैं क्रोमोसोम्स के वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो है 23rd जो है दैट इज अ सेक्सुअल क्रोमोसोम। और जो लाइनी फिल्टर सिंड्रोम है ये असल में सेक क्रोमोसोम की वजह से होता है, यानी कि एक एडिशनल सेक क्रोमोसोम हो जाता है, जो कि 23rd पेयर जो है वो एडिशनल सेक क्रोमोसोम की वजह से लाइनी फिल्टर होती है। और इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद जो है 47 ही होती है। लेकिन जो हमने अभी किया डाउन सिंड्रोम, उसमें 47 जो थी वो ऑटोसोम, यानी कि 21st पेयर जो क्रोमोसोम का था, जो ऑटोसोम पेयर था वो एक्स्ट्रा था। लेकिन इसमें ऑटोसोम एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि सेक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। 44 जो है इसमें ऑटोसोम्स होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है XX और Y। फीमेल में XX होता है, मेल में X और Y होता है, ये सेक क्रोमोसोम। इसमें जो एडिशनल क्रोमोसोम, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ये 3 है
सेक्सुअल क्रोमोसोम्स जिसमें XX और Y आ जाता है, और फिनोटिपिकली ये आपको मेल की ही नज़र आते हैं, यानी कि इनकी शक्ल सूरत जो होती है वो मेल जैसी होती है, और लेकिन इनकी हाइट जो होती है, टेंडेंसी टू टॉलनेस और ओबेसिटी, यानी कि साइज़ इनका आम लोगों से साइज़ में ये बड़े होते हैं, और विद स्मॉल टेस्टिस और नो स्पर्म इजैकुलेशन, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती इनमें, सेकेंडरी कैरेक्टर की डेवलपमेंट नहीं होती, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से इनमें जो है वो ना मेल के कैरेक्टर्स होते हैं ना फीमेल के होते हैं, लेकिन फिनोटिपिकली यानी कि जिस्मानी तौर पे ये जो है वो आपको मेल नज़र आते हैं, जिसे हम ये ट्रांसजेंडर बोलते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं अंडर डिवेल्प सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्स करेक्टर जो होते हैं उनमें डिवेल्प नहीं होते, इसी वजह से स्मॉल टेस्टिस, नो स्पर्म प्रोडक्शन, उनकी हाइट और टालनेस और ओबेसिटी, जिस्म का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, और शक्ल सूरत से ये मेल ही लगते हैं, लेकिन जो है वो सेकेंडरी करेक्टर्स जो मेल में होते हैं उनकी डेवलपमेंट इनमें नहीं होती। और इसके अलावा मेल में जो है 48 क्रोमोसोम्स, मेल में 48 क्रोमोसोम्स जिसमें ऑटोसोम्स 44 आ जाते हैं, और दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, XX और Y, और इसके अलावा 49 क्रोमोसोम भी ये क्लाइनीफिल्टर में 49 क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम हैं वो 47 टू 49 तक हो सकते हैं। 44 सब में ऑटोसोम होंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो XXY, XXY, TetraXY या X और YY भी ऑब्जर्व किए गए हैं, यानी कि ये सारी कंडीशन जो है वो लाइनीफिल्टर सिंड्रोम की हैं, और ये इसके सिम्टम्स दिखाए गए हैं। उसके बाद आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन होती है ना क्रोमोसोम्स की, तो ये देखें डायग्राम में, यानी कि यहाँ पे ये जो पेयर हैं जिसने साइनैप्स किया है, और ये एक क्रोमोसोम में चले जाते हैं, एक ही सेल में चले जाते हैं, दूसरा सेल जो है खाली रह जाता है। जो सेल खाली रह जाता है उससे जो गैमेट्स बनते हैं वो एबनॉर्मल बनते हैं, और इससे जो है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चले जाते हैं, और इनमें जो है क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मिसिंग ही होती है, यानी कि क्रोमोसोम X जो है, जो सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। इसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 जो है ऑटोसोम्स होते हैं प्लस X। अब ये X इसके साथ या तो एक और X चाहिए था या एक और Y चाहिए था। अगर XX हो जाता तो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम बन जाना था, और अगर X और Y होता तो ये मेल सेक्स क्रोमोसोम बन जाना था, लेकिन इसमें एक X होता है, दूसरा X नहीं प्रेजेंट होता। इस तरह की कंडीशन में मोस्टली प्रेगनेंसी जो है वो सरवाइव नहीं करती, अबॉर्ट हो जाती है। वो फीमेल जो सरवाइव करती हैं, यानी कि उससे जो बेबी की बर्थ होती है, फीमेल जो सरवाइव करती हैं उनमें जो सिम्टम नज़र आते हैं वो शॉर्ट स्टेचर होता है उनका, और वेब्ड नेक, अंदर की तरफ धंसी हुई होती है इनकी गर्दन, और ओवरीज नहीं होती, और ना ही किसी किस्म के कोई जर्म सेल्स बनते हैं। लेकिन और ये जो है वो फिनोटिपिकली जो है आपको फीमेल नज़र आ रही होती है, लेकिन जो है वो नई बेबी की बर्थ नहीं कर सकती। उसके बाद जो है प्रोसेस आ जाता है नेक्रोसिस का और एपोप्टोसिस। दोनों प्रोसेस जो है इसमें बोलते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ, और नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या होता है कि एपोप्टोसिस में एक प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी कि अगर कोई सेल हमारी बॉडी में नहीं रिक्वायर और उससे कोई डैमेज काज होगा या वो जो है वो नहीं रिक्वायर बॉडी में, तो उसको एक पूरी मेथडोलॉजी के थ्रू जो है हमारे सेल जो है प्रोग्राम के थ्रू जो है उसकी डेथ होती है, और उस डेथ से बाकी सेल्स अफेक्ट नहीं होते। जबकि नेक्रोसिस जो है उसमें सेल जब उसमें एबनॉर्मल किसी किस्म की डेवलपमेंट हो जाती है तो उसकी ब्रस्टिंग हो जाती है। जब सेल ब्रस्ट हो जाता है तो वो आसपास के सेल्स को भी डैमेज करता है। ये प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। सेल्स जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं हमें वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर सिग्नल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें जो वर्किंग हो रही होती है ना सेल्स में, वो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल से रेगुलेट हो रही होती है। यानी उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, जो वर्किंग हो रही है, उसको सिग्नल मिलते हैं उसके लिए कि उसने क्या काम करना है।
अब ये इन एक्टिविटीज़ में उसकी सेल डिवीजन, उसका पैटर्न फॉर्मेशन, उसका डिफ्रेंशिएशन, उसकी मोर्फोजेनेसिस और उसकी मोर्टेलिटी, ये सारे फंक्शन जो है उसको सिग्नल मिलते हैं अपने साथ सेल्स, अपने आसपास के सेल से पूरी उसमें जो वर्किंग होती है। हर सेल्स में ये प्री डेस्टाइंड होता है, यानी कि पहले से ही कंफर्म होता है कि उसकी फेट क्या है, उसकी किस्मत क्या है, क्या बनना है उस सेल ने, जो है वो क्या उसका फंक्शन है, उसने क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है और किस वे में करनी है, कि पहले से ही प्री डेस्टाइंड होता है कि किसी सेल ने हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ तक कि ये भी कंफर्म होता है कि ये फंक्शन परफॉर्म करना है और अब कब फंक्शन परफॉर्म करना है और उसके बाद सेल की डेथ कब होनी है। ये सारा एक प्रोग्राम के थ्रू होता है। और इसके अलावा इसकी जो डेथ होती है सेल की, दिस इज आल्सो अ प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो हेल्प करती है प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द मल्टी सेलुलर डिवेलपमेंट। जो हमारी बॉडी की मल्टी सेलुलर डिवेलपमेंट होती है असल में वो भी प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू होती है, जिसकी वजह से डिलीट हो जाता है कोई सेल, कोई स्ट्रक्चर जो नहीं रिक्वायर होता। फॉर एग्जांपल जब टेल की डेवलपमेंट होती है, जब ह्यूमन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसमें टेल होती है, लेकिन वो टेल की जब उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा था तो वहाँ से उसको सिग्नल मिलते हैं कि मजीद उसकी डेवलपमेंट नहीं होनी, तो वो टेल वहाँ से ख़त्म हो जाती है। जो लास्ट बोन होती है उससे टेल की डेवलपमेंट नहीं होती। इसी तरह जब हमारी हाथ बनते हैं, हमारे हाथों की फिंगर्स के दरमियान जो टिश्यूज होते हैं पहले आपस में जुड़े हुए होते हैं, बाद में वो टिश्यूज दरमियान से जो है वो दरमियान से सेल जो है वो डेथ हो जाती है, फिर ये फिंगर सेपरेट हो जाती हैं। इसी तरह सेल डेथ, इवन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो भी डेथ हो जाती है आफ्टर द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यानी कि जितने के हमें सेल्स रिक्वायर हैं न्यूरॉन्स के, उसके बाद मजीद उनकी डेवलपमेंट नहीं होती। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सेल डेथ का प्रोग्राम जो है फंडामेंटली डिफरेंट वे में होता है, और अगर उसे वो कोई सिग्नल ना मिले, यानी कि मजीद वर्किंग के सिग्नल ना मिले, तो सेल जो है वो सुसाइड कर लेता है इन द एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। यानी जब उसे सर्वाइवल का सिग्नल नहीं मिलता, इसके लिए ट्रोफिक फैक्टर, असल में ट्रोफिक फैक्टर्स क्या, हार्मोन्स जिसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सेल जो होता है मर्डर हो जाता है उसका बाय किलिंग द सिग्नल। यानी कि अभी इसके दो वे होते हैं सुसाइड करने के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारी बॉडी के अंदर सेल में जो वर्किंग हो रही होती है वो कंट्रोल वे में होती है, जो कि सिग्नल्स पे डिपेंड करती है। जब उसे ट्रोफिक सिग्नल मिलते हैं वर्किंग के लिए तो वो उसमें वर्किंग होती है, जब उसे कोई स्पेसिफिक सिग्नल नहीं मिलते तो सेल की डेथ हो जाती है। इसके लिए दो सिग्नल हम कहते हैं, फंडामेंटली दो डिफरेंट मेथड्स आते हैं। एक तो ये कि जब सेल को कोई सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलता तो सेल जो है वो सुसाइड कर लेता है, यानी कि खुदकुशी जिस तरह हम कहते हैं कर लेता है। तो हम कहते हैं वो जब उसे सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलते तो सुसाइड कमिट कर लेता है, या अगर उसे मर्डर के किलिंग के सिग्नल मिलते हैं तो आसपास के सेल से उसे सिग्नल मिलते हैं कि इसको किल कर देना चाहिए, तो फिर भी सेल जो है वो सुसाइड कर लेता है। इंटरनल प्रोग्राम जो होता है ऑफ इवेंट्स, जिसमें मोर्फोलॉजिकल सीक्वेंस होती है, मोर्फोलॉजिकल सीक्वेंसली चेंजिंग आती हैं और सेल जो है सुसाइड कमिट कर लेता है, इसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। दैट मीन्स द ड्रॉपिंग और द फॉलिंग ऑफ, जिसमें इस वर्ड का मतलब ये है कि ड्रॉप हो जाना, फॉल ऑफ हो जाना। इंटरनल प्रोग्राम, इंटरनल जो इवेंट्स होते हैं सेल में कि उसने ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो जानी है, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान जिस सेल में डाई होना होता है वो पहले श्रिंक होता है साइज में, उसका इंटरनल जो प्रोटोप्लास्ट है वो कंडेंस हो जाता है, छोटे छोटे स्प्लिटिंग हो जाती है उसमें। और ये सब जब इंटरनल स्प्लिटिंग होती है तो वो उसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज बना लेता है स्प्लिट करके, और वो बॉडीज जो है वो रिलीज होती हैं, जिससे दूसरे सेल जो है फेगोसाइटोस कर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं। इसके अलावा इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं सेल के, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रिलीज नहीं होते। अगर किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में रिलीज हुए बगैर ही वो जो फट जाए सेल तो उससे आसपास के सेल भी डैमेज होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो नेक्रोसिस का प्रोसेस है ये भी सेल डेथ है, लेकिन ये जो है
सुसाइड है। नेक्रोसिस जो है असल में सुसाइड है, जिसमें टिपिकली एक सेल अपने साइज में स्वेल होता है, फूल जाता है, फिर वो ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है और अपना इंट्रासेलुलर कंटेंट जो है वो डैमेज वो रिलीज करता है, जिससे नेबरिंग सेल जो है वो डैमेज होते हैं। ये प्रोसेस दिखाया हुआ है एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस में सेल को जब सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलते, यानी कि उसका फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो सेल क्या करते हैं, उसके इंटरनल कंटेंट्स की स्प्लिटिंग होती है, फिर उसको मेम्ब्रेन में बाउंड करता है और वो फिर ब्लेबिंग होती है, यानी कि जिसमें फ्रेगमेंटेशन बनते हैं और वो मेम्ब्रेन में बाउंड होकर रिलीज हो जाते हैं। तो जब ये रिलीज बॉडीज होती हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज बोलते हैं, जिस तरह ये आपको दिखाई गई हैं, ये रिलीज बॉडी जो है वो यहाँ से रिलीज होती हैं, जिसके आसपास के हेल्दी सेल्स होते हैं वो इन बॉडीज को फेगोसाइटोस कर लेते हैं, खा लेते हैं, और इस तरह इनका कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट या डेलीटियस इफेक्ट नहीं होता आसपास के सेल्स पे। जबकि नेक्रोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो स्वेल करता है, फूल जाता है, फिर वो जो फट जाता है, उसका इंट्रासेलुलर मटेरियल सारा रिलीज हो जाता है, उसमें जितने भी केमिकल कंटेंट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इसकी वजह से उसके आसपास के सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू द ब्रस्टिंग ऑफ द सेल्स और द रिलीजिंग ऑफ द इंट्रासेलुलर कंटेंट्स। इसके मुकाबले में एपोप्टोसिस जो है, एपोप्टोसिस जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, फॉलिंग ऑफ, ड्रॉपिंग, एक प्रोग्राम के थ्रू जो है वो सेल की डेथ होती है।